क्या नाम है? चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है बेटा सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो चैप्टर 8 है इसका नाम है कोशिका। क्या है? जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई है। अब इस बात को समझने के लिए चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, मतलब सेल क्या है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई सेल थ्योरी क्या है। क्या? सेल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत, कि कोशिका सिद्धांत क्या है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस सेल के अंदर क्या क्या है बेटा। क्या है? उस सेल के अंदर क्या क्या है। उस सेल के अंदर क्या है, यानी सेल की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। यानी उसमें हम सेल स्ट्रक्चर और सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेल की स्टडी। सेल स्टडी करेंगे कि भाई सेल के अंदर क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पूरी स्टडी हम यहाँ सेल की करने वाले हैं। इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे बेटा क्या, इसी में पढ़ेंगे कि भाई सेल जो होती है उसमें एक नाम आएगा प्रोकैरियोटिक सेल। वो क्या है, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, और हम इसमें पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या है। यूकैरियोटिक सेल क्या है, कि भाई यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक है, सेल क्या है एक्चुअल में, सेल थ्योरी क्या है, और सेल की स्टडी है, सेल के अंदर क्या क्या मिलता है। सेल के अंदर सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, वो सारे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर बेटा पढ़ने वाले हैं। अब इन सबको पढ़ने के लिए आपके दिमाग में या कोई भी हो उसके दिमाग में एक बात आती है कि भाई हम अपने चारों तरफ जब हम नजर उठा के देखते हैं, अपने चारों तरफ जब हम नजर उठा के देखते हैं तो हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिसमें हम कुछ जीवित चीजें भी देखते हैं। ठीक है, कुछ जीवित चीजें भी देखते हैं और कुछ निर्जीव चीजें भी देखते हैं। जीवित चीज को मतलब जीव कह देते हैं कि भाई ये जीव है, निर्जीव चीज तो निर्जीव है ही है, जिसमें जान नहीं है। अब यहाँ पर जो जीव है, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम अपने चारों तरफ लिविंग को देखते हैं और नॉन लिविंग भी हमको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई लिविंग एक्चुअल में है क्या, नॉन लिविंग एक्चुअल में है क्या। तो बेसिक चीजें आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं, मैं अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बताऊंगा। यहां सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई लिविंग चीज को लिविंग क्यों कह रहे हैं, यानी जीव को जीव क्यों कहा जा रहा है। ऐसा क्या है कि वो जीव है, ऐसा उसके अंदर है क्या कि वो जीव है। और निर्जीव को जीव क्यों नहीं कह रहे हैं, ऐसा उसके अंदर क्या नहीं है कि उसको हम निर्जीव कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, लिविंग को लिविंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, लाइफ की यूनिट है। यानी कि कोई भी जो लिविंग है उसके अंदर एक सेल मौजूद है, और ये जो सेल होती है, ये सेल क्या है, अगर मैं सेल की बात कर रहा हूं और वो लिविंग है, लिविंग के अंदर क्या पाई जाएगी, सेल पाई जाएगी। और सेल को मैंने क्या कहा था शुरू में, सेल को कहा था यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा था बेटा, यूनिट ऑफ लाइफ कहा था। ठीक है राम कुमार, बात समझ में आ रही है आपको, यूनिट ऑफ लाइफ कहा था, शाबाश। तो यहां पर जो सेल है उस सेल को हमने यूनिट ऑफ लाइफ बोला है, और ये जो यूनिट ऑफ लाइफ है जिसके अंदर है वो लिविंग है, जिसके अंदर नहीं है वो नॉन लिविंग है। इतना सा सिंपल सा फंडा है। और यहाँ पर जो जीवन की फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। अगर सेल प्रेजेंट है तो लिविंग है, सेल क्या है, प्रेजेंट है तो वो लिविंग है, और सेल एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग है।
आप लिविंग और नॉन लिविंग समझ गए होंगे, विशेषकर हिंदी मीडियम वाले। आप देखें लिविंग किसे कह रहे हैं, जो जीवित है, जिसके अंदर सेल उपस्थित है, प्रेजेंट है। और नॉन लिविंग किसको कह रहे हैं, जिसके अंदर सेल उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है। बेसिक सी बात है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि जो सेल है, सेल में एक सेल जो होती है पूरी की पूरी एक सेल, किसी किसी जीव में पूरी की पूरी एक सेल है, उसका पूरा शरीर ही एक सेल का बना हुआ है। ऐसे जीव जिसमें एक सेल है, एक सेल का मतलब है सिंगल सेल। सिंगल सेल जो है वो जीव कहलाता है यूनिसेल्यूलर। वो जीव क्या कहलाता है, यूनिसेल्यूलर कहलाता है। यानी उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल वाले जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन सा जीव, जिसके अंदर एक सेल पाई जाती है। किसी किसी का शरीर क्या होता है बेटा, दो, एक से अधिक सेल से मिलकर के बना है, एक से ज्यादा सेल्स उसके अंदर है, तो उस जीव को हम कह देते हैं बेटा हिंदी में बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। ये जो बहुकोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव को इंग्लिश में मल्टी सेलुलर कहा जाता है, मल्टी सेलुलर एनिमल कहा जाता है। तो क्या है कि वो मल्टी सेलुलर है या फिर वो यूनिसेलुलर है, या तो वो एक कोशिकीय एक सेल से बना हुआ है या फिर वो बहुत सारी सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो ये तो एक जनरल सी बात है सेल के बारे में। अब हम उस बात के बारे में बात करेंगे कि भाई अगला टॉपिक जो हम एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका क्या है, सेल क्या है। तो हम यह जान लें कि भाई सेल क्या है। सेल का एक अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। अगर हम सेल क्या है जाने तो सेल की क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अस्तित्व है। यानी कि सेल का स्वतंत्र अस्तित्व है। सेल का स्वतंत्र अस्तित्व क्या है, वो जीवन के जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, लाइफ के जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो लाइफ के इंपॉर्टेंट काम पूरी सेल कर सकती है, पूरी सेल कर सकती है। और ये जो पूरी सेल एक इंडिपेंडेंट या लाइफ के इंपॉर्टेंट आवश्यक काम को करने में पावरफुल है, पूरी सेल इस काम को कर सकती है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की या एनिमल की यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फंडामेंटल का मतलब हो गया बेटा मूलभूत, ठीक है, संरचनात्मक और आपकी क्रियात्मक। यानी कोशिका एक मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी एनिमल की। यानी कि पूरा का पूरा एनिमल उस कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। अब यहां मैं बात करूं भाई नीट में क्वेश्चन क्या आएगा। नीट की बात करें, इतना टॉपिक हमने जाना है, इतनी बात हमने जानी है, तो नीट की मैं बात करूं तो इस नीट में ये पूछेगा कि भाई सेल क्या है, तो एक लाइन में जवाब होगा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज नोन एज सेल। उसे सेल कह रहे हैं, यानी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं, वो एक सेल है। इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सेल की जो खोज खबर है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम बाद में एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, प्राचीन हिस्ट्री में जाएंगे, सेल की खोज कैसे हुई, सेल को किसने सबसे पहले देखा, कौन सी सेल पहले आई, क्या हुआ। तो यहाँ एक जनरल सी बात जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो उतनी है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ, कौन बेटा, एंटोन वॉन
ल्यूवेनहोक। एंटोन वान ल्यूवेनहोक एक साइंटिस्ट थे। एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने पहली बार सेल को देखा था, फर्स्ट टाइम सेल को देखा था। इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी बायोलॉजी के अंदर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में मैं नीट के लिए बताऊंगा। स्पेशल सेशन होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, हर एक वीडियो हर एक लेक्चर को आप ध्यान से देखना। उस लेक्चर में आपको, आने वाले लेक्चर में इसकी डिटेल भी मिलेगी। भाई सेल कहां से स्टार्ट हुई, कहां से दिखना शुरू हुआ, सेल का कहां से हमको किसने खोज करी सबसे पहले, क्या सेल जीवित कोशिका को देखा सबसे पहले या डेड सेल को देखा किसी ने, ऐसे ऐसे बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो एनसीईआरटी कह रही है अभी मैं उसको बता रहा हूं। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले यानी पहली बार सेल को देखा और इसका वर्णन किया, इसके बारे में हमको बताया। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए। कौन आए बेटा? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले यानी कि उन्होंने क्या किया, एक सेल के अंदर, एक सेल की जब स्टडी हो रही थी तो सेल के अंदर जब देखा गया तो उन्होंने उसके अंदर एक अलग सा स्ट्रक्चर देखा था। और ये स्ट्रक्चर क्योंकि सेल के बिल्कुल सेंटर में था, केंद्र में था, इसलिए उसको केंद्रक कहा। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी, यानी कि केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। और ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे बेटा, ये रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक को बता दिया। अब क्या था कि भाई जिस समय ये सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे, अपनी अपनी जो खोज थी उसमें लगे हुए थे, उस समय एक और चीज की खोज चल रही थी जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी था, जिसे हम माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। वो माइक्रोस्कोप बेटा क्या था कि इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, जैसे जैसे बना लिए थे उसमें चीजों को देखा था। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए और सिविलाइजेशन और विकसित होती गई, सभ्यता और बढ़ती गई, चीजों की इन्वेंशन होती गई, खोज होती गई, तो उसमें माइक्रोस्कोप की भी खोज हुई और माइक्रोस्कोप का एक एडवांस रूप हमको देखने को मिला। और धीरे धीरे वो माइक्रोस्कोप सुधर करके किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के बाद उस सेल की डिटेल स्टडी की गई, और डिटेल स्टडी यानी विस्तृत अध्ययन किया गया। और इस विस्तृत अध्ययन की वजह से आज हमें सेल के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इतनी सारी जानकारी है कि हम आज बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, सेल के बारे में कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, नई नई खोज हम करने जा रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ बेटा किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से पॉसिबल हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल के बारे में बहुत सारी हमें नॉलेज मिली। हम उसके बारे में भी डिटेल में चलेंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातों के क्वेश्चन में निकलता है कि सबसे पहले सेल को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? सबसे पहले सेल को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, जिसने सबसे पहले सेल को देखा था और इसकी वर्णन किया था, इसकी डिटेल स्टडी करी थी। और केंद्रक की खोज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? केंद्रक की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। दिमाग में डाल लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहोक, ये दो साइंटिस्ट पे क्वेश्चन बनेगा नीट में। ठीक है, अगर पूछा तो यहाँ पे बनेगा। और क्या सेल का जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है? बिल्कुल होता है। अपने आप में सेल का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अपने आप में सेल बहुत सारे काम करने के लिए कैपेबल है, बहुत सारे काम करती है। बहुत सारे काम में क्या आती है बेटा? वाइटल एक्टिविटी, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रिया, एक सेल अपनी पूरी जैविक क्रियाएं करती है। जैविक क्रिया में क्या आती है? डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, सर्कुलेशन आता है। ठीक है, और ये सारे से सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सब एक सेल कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल करती है और बाकायदा करती भी है ये सारे के सारे काम। तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा आज का एक टॉपिक है सेल। सेल में मैंने आपको बता दिया नीट में क्या पूछने वाला है, क्या करने वाला है। आगे डिटेल हम पढ़ेंगे, एक भी लेक्चर को मिस ना करिएगा।
अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी बेटा। एंड नीट के लिए बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से फोकस होकर के पढ़ाई करें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, और एंटोनी वॉन के बारे में थोड़ा सा जाना था, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में थोड़ा सा जाना था। और आज हम इस सेकंड लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जिसे हम कह रहे हैं कोशिका सिद्धांत। अब भाई ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में क्या है कि जर्मनी में, कौन सा देश है बेटा, जर्मनी देश है। जर्मनी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मीथियस स्लाइड। क्या नाम था बेटा, मीथियस स्लाइड। और ये बात है बेटा 1838 की। सन 1838 में जर्मनी में मीथियस स्लाइडेन थे। ये जो मीथियस स्लाइडेन थे ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब है कि ये एक बॉटनिस्ट थे और ये बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब क्या था कि जब ये स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हैं। किससे बने हैं, सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं। उन सब के अंदर सेल पाई जा रही है। अब क्या था, उसी समय, लगभग उसी समय का मतलब है 1 साल का अंतर है, कि ब्रिटिश राज्य के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका थियोडोर स्वान। क्या नाम था, थियोडोर स्वान। ये जो थियोडोर स्वान थे, ये बात है 1839 की। 1839 में ये एनिमल के ऊपर वर्क कर रहे थे, एनिमल सेल्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, एनिमल सेल्स को देख रहे थे। तो ये एनिमल सेल्स के स्टडी पर फोकस किए हुए थे, एनिमल सेल को देख रहे थे, जंतु कोशिकाओं को देख रहे थे। तो उन्होंने उसमें क्या देखा कि जो जंतु कोशिका होती है बेटा, जो जंतु कोशिका होती है, वो जंतु कोशिका अपने चारों तरफ, जैसे मान लो ये जंतु कोशिका है तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली पाई जा रही थी, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जंतु कोशिका के चारों तरफ पाई जा रही है। जब इन्होंने वनस्पति कोशिका की स्टडी करी तो इन्होंने देखा कि उनके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये झिल्ली नहीं है। उनके पास क्या पाई जा रही है, वनस्पति कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, वनस्पति कोशिका के अंदर सेल वॉल पाई जा रही है, यानी कि कोशिका भित्ति पाई जा रही है। इस बात को इन्होंने देखा और इन्होंने देखा कि भाई कोशिका भित्ति तो एक इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण लक्षण बन गया कि केवल कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाएगी, कोशिका भित्ति आपकी जितनी भी प्लांट सेल है सब में कोशिका भित्ति मिलेगी, और यानी सेल वॉल मिलेगी, और जितनी भी एनिमल सेल हैं सबके अंदर प्लाज्मा लेमा मिलेगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। अब क्या था कि ये यानी कि आपके थियोडोर स्वान और आपके मीथियस स्लाइडेन दोनों मिलकर के एक नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो जीव हैं, जो एनिमल हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, सभी के सभी यानी प्लांट हों चाहे एनिमल हों, दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही प्लांट या एनिमल दोनों ही किससे बने हैं, चाहे वो आपके प्लांट हों या फिर एनिमल हों। ये एनिमल और प्लांट दोनों किससे मिले हैं, बने हैं, ये सेल से बने हैं। सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट हैं। क्या है, सेल से बने हैं या सेल के क्या है, प्रोडक्ट हैं। ठीक राम, ये क्या है, सेल के प्रोडक्ट हैं
या सेल से बने। सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के एनिमल भी बने हैं और प्लांट भी बने हैं। ये बात इन्होंने बता दी और इसी को इन्होंने कहा कि भाई ये कोशिका का एक हाइपोथेसिस है, एक सिद्धांत है, एक परिकल्पना है। वैज्ञानिकों ने सोचा और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये तो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात को कि सभी की सभी, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, चाहे जंतु है, चाहे वनस्पति है, ये सारी की सारी चीजें सेल से बनी है, लेकिन ये बताओ कि सेल फॉर्मेशन कैसे होती है, सेल निर्माण कैसे करती है, सेल बनती कैसे है, ये नहीं बता पाए। बात आई गई हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, 4 साल, 5 साल, निकल गया समय। निकलने के बाद एक 1855 में एक और वैज्ञानिक आए। इन्होंने कहा कि भाई जो तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था स्लाइडेन और स्वान से, उसका जवाब मैं देता हूं। इन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को, इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, इस लाइन को बताया। यही लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला क्या है, इसको डिकोड करती है। ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, इन्होंने कहा कि भाई आपने पूछा था कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है, तो नई सेल का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है, यानी कि सेल डिवीजन से होता है, यानी कि जो पुरानी सेल है जो पहले से उपस्थित है वो सेल डिवाइड करती है, उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब जाकर के उससे नई सेल बनती है। इसी बात को कहते हैं ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। सबको समझ आ गया। इन्होंने स्लाइडेन एंड स्वान की उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड कर दिया और ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला को उसमें ऐड कर दिया। तो जो कोश का सिद्धांत बन के आया वो ये था कि प्रत्येक जीव और प्लांट, यानी प्रत्येक एनिमल और प्लांट सेल और सेल के प्रोडक्ट होते हैं और उन नई सेल्स का जो निर्माण है वो पहले से उपस्थित सेल के द्वारा होता है। नई सेल का निर्माण किससे होता है, पहले से उपस्थित सेल के द्वारा होता है। यही क्या है, यही कोश का सिद्धांत है। अगर मैं बात करूं नीट के क्वेश्चन की, तो नीट में क्वेश्चन क्या आएगा कि सेल सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने करी। मॉडर्न सेल थ्योरी में योगदान किसने दिया, रुडोल्फ विर्को ने दिया। और रुडोल्फ विर्को ने कहा ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला किसका स्टेटमेंट है, रुडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट है। रुडोल्फ विर्को ने ये बात हमको बताई है। और पूरा सेल सिद्धांत क्या है, उसमें 3-4 स्टेटमेंट देगा, जिसमें सही पूछेगा तो रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया, प्लांट हो या एनिमल, प्लांट हो या एनिमल, सभी के सभी सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं और नई सेल की फॉर्मेशन पहले से उपस्थित सेल के द्वारा होती है। दैट इज ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। क्लियर। नीट के बारे में और भी क्वेश्चन में कराऊंगा, आप लगातार मेरे लेक्चर्स को मिस मत कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इन पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। कोशिका का हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि छोटी से छोटी कोशिका कौन सी है, बड़ी से बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, पूरा कोर्स करा के दूंगा गारंटी के साथ।